जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 के लिए हम लोग विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यह साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 2 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। ये जो क्लास होती है डेली आपको शाम 4 बजे होती है। तो आप सभी अधिक से अधिक लाइव आने की प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि एंजाइम जो है मूलतः क्या होता है। तो यह एक प्रकार की प्रोटीन होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा का प्रश्न है कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है अत्यधिक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, उपरिमित प्रतिरोधकता या ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो कि अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 1000 वाट, 750 वाट, 500 वाट के। तो देखिए 1 हॉर्स पावर यहाँ पे पूछा गया है। तो यानी कहने का अर्थ है दोस्तों HP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट में मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे फोर्थ ना प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता हो तूफानी मौसम, स्वच्छ एवं साफ मौसम, आर्द्र मौसम या शुष्क मौसम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट क्या दर्शाता है। तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह तूफानी मौसम को दर्शाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरकत्व के ही या प्रेरकत्व का है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होता है तो ओम, फेराड, हेनरी या कूलम्ब। तो देखिए बात करें प्रेरकत्व के बारे में तो इसका जो मात्रक होता है वह हेनरी में मापा जाता है, जिसे बड़े एच से सूचित करते हैं। प्रेरकत्व का है या अन्योन्य प्रेरणा के या स्वप्रेरकत्व का है, तीनों का जो मात्रक होता है वह हेनरी ही होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ओम किसका मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वह ओम होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और धारा का मात्रक क्या होता है तो धारा का मात्रक एम्पियर में मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर में मापा जाता है। और फराड किसका मात्रक होता है तो धारता का मात्रक होता है, नहीं कैपेसिटर का मात्रक होता है फराड, यानी कि धारता का मात्रक फराड होता है। कूलम्ब किसका मात्रक होता है तो आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। और आवेश की बीमा का है AT या IT होती है, ठीक है। AT या IT जो है वो आवेश की बीमीय सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, सॉरी जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर है हेनरी, जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि रक्त कैंसर जो है वह किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 6 का वह होगा ल्यूकेमिया को, ठीक है। यानी कि जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। इसका अगर PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करके आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि ध्वनि की इकाई क्या होती है, केल्विन, डेसिबल, न्यूटन या पास्कल। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ध्वनि की जो है वह इकाई क्या होती है। तो बात करें केल्विन की तो केल्विन यह होता है ताप की, ताप का इकाई केल्विन होता है। और ध्वनि का इकाई यहाँ पे डेसिबल दिया गया है, जो कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। दाब का मात्रक होता है जो कि पास्कल होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। तो हम चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पे 8 9 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
मॉर्स सेम्यूल जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 9 प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोमोमीटर, आमीटर, ऑडियोमीटर या कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता का मापने का बात किया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑडियोमीटर से के द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता की माप किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि शुष्क सेल होता है, चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल यानी कि और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे शुष्क सेल का बात किया गया है। तो शुष्क सेल जो होता है यह एक प्रकार की प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न के चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है। इससे रिलेटेड भी हम लोग बहुत ही आसानी से 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यानी कि इसका यूनिट पूछा है यानी कि मात्रक पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके आंसर को जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और वहीं अगर विद्युतीय फ्लक्स का है, देखिए एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे। देखिए विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर जो होता है वह विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। और टेस्ला किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक जो है वह टेस्ला होता है। एम्पियर तो जानते ही हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। वाट को जानते ही हैं कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, पावर का मात्रक वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग साइंस देख ही रहे हैं तो उसका निचोड़ भी देख लेंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, वोल्ट, वॉट, किलोवाट या किलोवाट घंटा। देखिए इसका जो सही आंसर 12 का वह किलोवाट घंटा होता है, जो कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी होता है। और ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह किलोवाट घंटा ही होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। वैसे बात करें साधारण इसके मात्रक की तो साधारण जो मात्रक होता है वह जूल होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह भी ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह भी ऊर्जा का मात्रक ही होता है। और साधारण जो मात्रक होता है ऊर्जा का हम लोग सभी जानते ही हैं कि जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। तो वैसे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाट है, यहाँ पे वोल्ट है। तो वाट का तो जानते ही हैं कि शक्ति, और वोल्ट का बात कर लेते हैं। तो विभव तथा विभवांतर का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोध को सबसे पहले हम लोग देखे थे कि प्रतिरोध का जो यूनिट होती है वह ओम होती है। ओम जो है जिसे उल्टा लोटा से हम लोग सूचित करते हैं, तो ओम इसका मात्रक होता है। अगर पूछ दे हम लोगों से कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम लोग बता सकेंगे कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ता जुड़ा है तो उसमें भी हम लोग एम जोड़ देंगे, यानी कि ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर जो है वह प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ये से भी हम लोग जान चुके हैं, वोल्ट, विभव तथा विभवांतर, वाट, शक्ति, एम्पियर, धारा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है, कम ताप, कम वेग, कम घनत्व या कम दाब। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसका कम घनत्व होता है, यानी कम डेंसिटी होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 15वां प्रश्न है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न आप सही से पढ़ लीजिए कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है मायोपिया, मोतियाबिंद, रतौंधी या हाइपरमेट्रोपिया। तो देखिए दूरदृष्टि दोस्त का है दोस्तों, तो उसमें जो है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए के कमी से होता है, ठीक है। और यहाँ पे मायोपिया है,
मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो यह निकट दृष्टि दोष होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की नहीं। और वहीं इसको दूर करने के लिए यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार भी किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसमें जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखा देती है और नज़दीक की नहीं। तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। वर्णंधता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्णंधता से ग्रसित व्यक्ति जो है किस रंग में जो है अपना नहीं दर्शा सकता है कि कौन सा रंग हरा है और कौन सा रंग लाल है। तो हरा और लाल में नहीं पहचान पाता है। ठीक है, वर्णंधता से ग्रसित व्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है, हैजा, प्रतिस्याय, शीत ज्वर या चेचक। तो यहाँ पे जल संक्रामक रोग का बात किया गया है, तो यह होता है हैजा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यहाँ पे अगर दूरदृष्टि भी नहीं रहता तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लोग मुँह ज़बानी ही जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और टिबिया अस्थि डैश में होती है, कपाल, भुजा, पैर या जांघ। तो यहाँ पे टिबिया नामक अस्थि जो है हड्डी वह कहाँ होती है आपको बताना है। तो यह पैर में होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जांघ में फीमर होती है जो कि सबसे मजबूत भी होती है, ये भी याद रखिएगा। अब विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा हो जाएगा, अंधापन, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी या बेरी। तो यहाँ पे अंधापन जो होता है विटामिन ए के कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से, जनन क्षमता की कमी ये विटामिन ई की कमी से, बेरी विटामिन बी के कमी से। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। देखिए जनन क्षमता में कमी विटामिन ई के कारण होता है, यानी कि जिसे हम लोग बांझपन कहते हैं या नापुंसकता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कॉर्बी रोग होता है। और विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थाका न होना। ठीक है, तो हम लोग सभी विटामिन को आसानी वे से जान चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है, फेफड़े, तीली, वृक्क या अग्नाशय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न है जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एस्टिग्मेटिज में एक बीमारी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आँखों की, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सॉर्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सॉर्स का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉर्स तो दिया ही रहता है, इसमें ए का अर्थ क्या होता है, तो एक्यूट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे फॉलो के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि फॉलो के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फॉलो के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गुदेदार, पुष्पासन, बीजाणु, कली या दोनों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नाशपाती का कौन सा जो भाग है वह खाया जाता है। तो यहाँ 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुदेदार पुष्पासन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, कैरामल का, कार्नोलाइट का, कोई नहीं, या ब्रेजिंग का। यहाँ पे रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है 26 का हो जाएगा कैरामल का, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है
कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? चावल, गेहूँ, बीन्स या मकई? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा सी जो फसल है वह सहायक होती है? तो 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बीन्स हो जाएगी। बीन्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 28वां प्रश्न है कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है बीज, फूल, पत्ती या छाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बीज होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, रेबीज जो होता है कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है। और यह जो रेबीज होता है यह रेबडो वायरस के कारण होता है, यानी कि वायरस यानी विषाणु के कारण होता है, ये भी याद रखेगा। और इसके जो टीके का जो खोज है यह किया गया था लुई पास्चर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चेचक के टीके एडवर्ड जेनर ने किए थे। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 30वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 होती है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, 31वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह अपकेंद्रीय पर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय। और यहाँ पे प्रश्न है न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है ऋणात्मक, धनात्मक, कोई आवेश नहीं। और यहाँ पे है डी है कोई नहीं। देखिए, न्यूट्रॉन वे कण होते हैं जिनमें क्या होते हैं? तो ये आवेश रहित होते हैं, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन के लिए धनात्मक होता है। और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है जो कि उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। और यहाँ पे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, एंडरसन या चैडविक? देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो 33वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होते हैं? यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है? तो इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे एल्केन का सूत्र क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए, जब भी दोस्तों एल्केन का है एक होता है एल्केन, यहाँ पे लिखकर थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। एल्केन एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। यहाँ पे लिखेंगे एल्काइन हो गया। ठीक है, 3 होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। इसमें जब 2 हटा देंगे तो ये होता है एल्कीन का सूत्र, यानी कि CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र, यानी कि एल्केन का ये सूत्र हो जाएगा ये एल्कीन का। और इसमें अगर -2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइन का, यानी कि CnH2n और -2, ये होता है एल्काइन का सूत्र। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है और जो है एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो CnH2n+2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र ये हो जाएगा और एल्काइन में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये एल्काइन का सूत्र हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या न्यूट्रॉनों पर? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। तो देखिए, 36वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर जो है आधारित होती है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अगर PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करके आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप का से ज्वाइन होकर आप PDF को ले सकते हैं
आंसर की के साथ, और अभी भी जो है आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि जिप्सम का जो है व्यापारिक नाम क्या होता है, लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जिप्सन का बात किया गया है तो जिप्सन का होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम का जो उपयोग है, जो टूटी हड्डी होती है ना दोस्तों, टूटी हाथ की हड्डी हो या गोर की हड्डी या कहीं के भी हड्डी हो, उसमें जिप्सम का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 38वां प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये होता है सोडियम सिलिकेट, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुरल, जॉन्स जेकब वर्जेलियस, सत्येंद्रनाथ बोस, एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा क्या किया गया था, तो ई बराबर MC² दिया गया था, ई बराबर MC², यह आइंस्टीन बाबा के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हेनरी बेकुरल के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, लास्ट में जो कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।